दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 67। और दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन रिवाइज करके, अर्थात 200 क्वेश्चन नंबर रिवाइज करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज 201 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 200 क्या है, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली जो औषधि होती है वह एंटीसेप्टिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटीसेप्टिक कहलाती है। और दोस्तों ये सीरीज इंपॉर्टेंट है पीएचडी, टीएचडी, सुपर टेट, टेट, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी। एनटीपीसी की दोस्तों डेट्स भी आ गई कि जून में एग्जाम होगा। आप लोग इस सीरीज को जरूर देखें, टोटली ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो 200 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट नंबर, प्रतिरोधी, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटीसेप्टिक। आइए प्यारे दोस्तों अब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 201 से। ज्वर अंतक जिसको एंटीपायरेटिक कहते हैं वह दवा है। ये क्या दवा कर, ये जो मेडिसिन है ये क्या कार्य करती है? ये शरीर के ताप को कम करती है। क्या करती है? शरीर के तापमान को ये कम करती है। कौन सी? एंटीपायरेटिक इसको कहते हैं। और दोस्तों इसके बारे में और थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें तो जो एंटीपायरेटिक जो होती है वह दवा शरीर के ताप को तो कम करती है, इसके अलावा एंटीपायरेटिक का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में भी किया जाता है। अब कुछ इसमें मेडिसिन के आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अर्थात कुछ दवाएं हैं जैसे एस्प्रिन, क्रोसिन आदि। कौन कौन सी? एस्प्रिन और क्रोसिन आदि ऐसी मेडिसिन है जो शरीर का तापमान भी कम करती हैं और शरीर में अगर कहीं दर्द भी हो रहा तो इसका उपयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 202। मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है इसकी जानकारी आपको देनी है। तो वह कहलाता है शोधन। क्या कहलाता है? शोधन। शोधन क्रिया द्वारा मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट में क्या किया जाता है? विशिष्ट रूप में अलग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, शोधन। क्या हो जाएगा? शोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 203। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना होता है, जो दो तत्वों से बना हो उसे क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में एम्फोटेरिक और हिंदी में उसको उभयधर्मी कहते हैं, क्योंकि उसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दोनों लक्षण उसमें पाए जाते हैं। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना होता है उसे द्विअंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विअंगी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बाइनरी कहते हैं। यह दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। अब बात करें यौगिक की, तो यौगिक क्या होता है? यौगिक को आप इंग्लिश में समझें कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। अब इसमें आप एक एग्जाम्पल देखना चाहें, H2O NaCl, तो ये इसका एग्जाम्पल। वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों जैसा आचरण करते हैं उभयधर्मी या अभयधर्मी इसको इंग्लिश में कहते हैं। सॉरी, हिंदी में इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल H2O इंटू कह सकते हो Al2O3। H2O मतलब वाटर का, Al2O3 और ZNO। ये इसके एग्जाम्पल दो तीन मैंने आपको दोस्तों बताए। किसके? ये एग्जाम्पल रहे हैं एम्फोटेरिक के। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 204। देखिए क्या है, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? तो क्या है? वह होती है जैविक रसायन। जैविक का मतलब होता है जिसमें पेड़ पौधों और जानवरों का अध्ययन किया जाए, वो भी रसायन के माध्यम से, अर्थात केमिस्ट्री के थ्रू। तो उसे कह सकते हैं क्या? उसे जैविक रसायन कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जीव विज्ञान के पितामह कौन है, तो आप बता सकते हैं अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल भी कहते हैं। अगर जंतु विज्ञान के पितामह पूछे जाएं तब भी अरस्तु आप लोग कहेंगे। अगर आपसे
बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के पितामह पूछे जाएं तो आप बताएंगे थियोफ्रेस्टस। आइए देखते हैं 204 के क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को जैविक रसायन कहते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य रासायनिक यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जैविक रसायन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205, बोरिक अम्ल क्या है? तो बोरिक अम्ल को या तो मृदुल प्रतिरोधी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एंटीसेप्टिक भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर। बोरिक अम्ल का उपयोग किसमें करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी, कॉकरोचों, मक्खी आदि कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने में या उनको मारने में भी इसका उपयोग किया जाता है। लकड़ी में लगे घुन तथा अन्य कीड़ों को नष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बोरिक अम्ल का इन सब चीज़ों में उपयोग करते हैं। 205 का जो आंसर है वह ए नंबर है, मृदुल प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक इसको कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 206, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है, अर्थात किसकी तरह कार्य करता है? तो यह करता है निर्जली कारक, जिसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निर्जली कारक की तरह कार्य करता है। वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक होती, क्या होती? जो सभी नॉन मेटल्स होती वो सभी की सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, निर्जली कारक या इंग्लिश में इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 207, रसो चिकित्सा का संबंध निम्न में से है। जो रसो चिकित्सा है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन। किसका? रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन ही रसो चिकित्सा कहलाती है। क्या कहलाती? रसो चिकित्सा दोस्तों कहलाती है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप जानना चाहें तो बताते हैं। रसों में देखिए स्पेशली इसमें केमिकल्स का या केमिकल के थ्रू इसमें चेकअप किया जाता है और स्पेशली केमिकल या केमिस्ट्री के माध्यम से ही इनके ट्रीटमेंट किए जाते हैं जो भी डिजीज इसमें होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 208, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो यह जीव वसा में पाया जाने वाला वसा अल्कोहल है। क्या होता है? जीव वसा में पाया जाने वाला वसा अल्कोहल होता है। और दोस्तों जैसा कि जीव का मतलब है जंतुओं से। कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ गया है तो प्रॉब्लम्स हो रही, तो ये दोस्तों वही कोलेस्ट्रॉल है। और ये किस रूप में इकट्ठा होता है? जैसा कि मैंने बताया था, वसा अल्कोहल के रूप में ये सुरक्षित रहता है बॉडी के अंदर। तो 208 का जो करेक्ट आंसर है वह सी नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 209, डीडीटी का उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं डीडीटी का जो उपयोग है वह कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अब बात करें डीडीटी का फुल फॉर्म, तो डी फॉर डाइक्लोरो, फिर डी है तो इसको डाइफेनिल, और टी को बोलेंगे ट्राइक्लोरोइथेन। तो डीडीटी का फिर से फुल फॉर्म आप सुन लें, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ये डीडीटी का पूरा नाम है और इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 210, धूल और ग्रीस की सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? धूल और ग्रीस की जो सतह होती है उसको साफ करने वाले पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अपमार्जक कहते हैं। इसके बारे में और थोड़ा सा जानिए। अपमार्जक धूल और ग्रीस की सतह को तो साफ करती है। अपमार्जक को इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं और इसको साबुन रहित साबुन कहा जाता है। इसका निर्माण लॉरिक अल्कोहल एवं सल्फोनिक अम्ल से होता है। अगर आपसे पूछा जो अपमार्जक है, जो डिटर्जेंट है, उसका निर्माण कैसे होता है? तो लॉरिक अल्कोहल एवं
सल्फोनिक अम्ल से होता है। अपमार्जक कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है, इस कारण यह कपड़ा आसानी से साफ करता है। क्या करता है, यह जो कठोर जल होता है उसमें झाग भी देता है और कपड़े भी आराम से साफ कर देता है। इसी को अपमार्जक और इंग्लिश में इसको डिटर्जेंट कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211। जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला द्रव क्या कहलाता है? तो वह तरल अर्थात लिक्विड कहलाता है। इसको फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड भी कहते हैं। आपने देखा होगा जितने जैसे पानी हो, दूध हो, दही हो, क्या है कि जिस पात्र में आप डालें उसी की आकृति यह ग्रहण कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो आयतन होता है वह निश्चित होता है, बट आकार किसी भी तरीके से इनका निश्चित नहीं होता। और देखिए, मैंने चीज़ आपको बताई कि आप खुद चेक कर सकते हैं कि आकार इनका निश्चित नहीं होता। अगर हम पानी को फर्श पे डालें तो फर्श का आकार ग्रहण करेंगे, किसी मग में डालें तो उसका आकृति ग्रहण करेंगे, अगर किसी ग्लास में डालें तो उसकी आकृति निश्चित करेंगे, उसके आकार में आ जाएंगे। तो यहाँ से यह बात क्लियर होती है कि जो द्रव है, द्रव जिसको आप लिक्विड कहते हैं इंग्लिश में, उसका आयतन तो निश्चित होता बट आकार अनिश्चित होता है। इसके अणुओं के बीच में जो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम लगता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है क्योंकि इसके अणुओं के बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है। अगर इसी जगह सॉलिड की बात करें, सॉलिड का देखिए आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कैसे आप चेक कर लीजिए, कोई प्लास्टिक लोहे को लीजिए तो आप इधर उधर रख दीजिए, क्या उसका आकार चेंज हो जाता है? पेन आप लिखते लिखते एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दें तो क्या उस पेन की आकृति आकार में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, और जो लिक्विड या द्रव होता है उसका आयतन तो निश्चित होता बट आकार अनिश्चित होता है। गैस में आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 211 का, वह है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212। संगलन, जिसको फ्यूजन कहते हैं या गलन भी कहते हैं, को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? क्या होता है आप बताइए? फ्यूज होता है, गालक होता है, ईंधन होता है या निस्तापक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गालक होता है। क्या होता है? गालक ही होता है। इसका संगलन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाले जो पदार्थ है वह गालक, गालक को इंग्लिश में फ्लक्स भी कहते हैं। वैसे पदार्थ जो ज्वलनशील होते हैं तथा जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, चाहे कोयला हो, चाहे गैस हो, लकड़ी हो, ये सारे के सारे ऊष्मा प्रदान करते, इसलिए ये ईंधन कहलाते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 213। गैसोलीन का पर्याय क्या है? तो गैसोलीन का जो पर्याय है वह पेट्रोल है। क्या है? पेट्रोल है गैसोलीन का पर्याय। गैसोलीन का पर्याय तो मैंने बताया पेट्रोल है। यह C5 सिंगल बॉन्ड C11 को पेट्रोल कहा जाता है। इसका उपयोग मोटर ईंधन में प्रयोग करते हैं। जैसे आप गाड़ियां चलाते हैं, बाइक, स्कूटी, कार, या जितने भी ऐसे वाहन हैं तो ज़्यादातर में क्या पेट्रोल पड़ता है, और इसके अलावा डीजल भी इसमें डाला जाता है। बट गैसोलीन का जो पर्याय है वह पेट्रोल ही होता है। C17 C18 डीजल होता है। गाड़ी के ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। और प्राकृतिक गैस, जिसको नेचुरल गैस कहते हैं या CNG भी कहते हैं। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल इसको कहते हैं। इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा नाइट्रोजन का यह मिश्रण होते हैं, जिसमें 83% मीथेन एवं 16% इथेन होता है। 83% क्या होता है? मीथेन होता है, और 16% इसमें इथेन होता है। तो जो इसका 213 का जो आंसर है वह बी नंबर है, पेट्रोल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 214। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? तो वह कहलाएगा सी नंबर, कठोर जल। जो आसानी से झाग ना दे उसको कठोर जल की कैटेगरी में रखा जाता है। अब एक होता अस्थाई कठोरता, एक होती स्थायी कठोरता। तो पहले आप समझे अस्थाई कठोरता क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है
कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं और इसका फार्मूला HCO3 होता है। इस जल को उबालकर एवं चूना का जल मिलाकर क्या करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। अब स्थायी कठोरता समझो, जल में कैल्शियम का मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के मिश्रण कारण स्थायी कठोरता होती है। किसके कारण, इस कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण। यह कठोरता आसवन विधि द्वारा दूर की जा सकती है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आप समझें, Na2CO3। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 जल की अस्थायी एवं स्थायी दोनों कठोरता दूर करता है। भारी जल जिसका फॉर्मूला होता है D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। इसका अणुभार 20 होता है। कितना होता है, इसका अणुभार 20 होता है। तो 214 का जो आंसर है वह है सी नंबर, कठोर जल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी। सीधी सी बात है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हम सभी लोग जानते हैं गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। यह एक हल्की गैस होती है। नाइट्रोजन क्या होती है, भारी गैस होती है, जो कि वातावरण में 78% पाई जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 216, अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें क्या होती हैं, रासायनिक रूप से अपक्रियाशील नहीं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो अक्रिय गैसें होती हैं वो रासायनिक रूप से अपक्रियाशील नहीं होती हैं। और दोस्तों आपको हम बताएं, अक्रिय गैसें तो जैसा कि मैंने बताया अपक्रियाशील नहीं होती हैं। जैसे वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो आप कह सकते हो जो रेडॉन गैस है वह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 217, नील का प्रयोग निम्नलिखित में होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं नील का उपयोग किस में जाता, कपड़ों को रंगने के लिए, अर्थात उनको उनको में कलर देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगाई रंजक उद्योग में स्पेशली नील का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218, अलसी की खल जिसको लाइन सीड के कहते निम्नलिखित के काम में आती है। तो किसके काम में ये आती है, ये दोस्तों आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने, आप देखें और आंसर देने की कोशिश करें। वैसे आपको डायरेक्ट बता दें, पशुओं को खिलाने में, पशुओं को खिलाने में अलसी की खली उपयोग आती है, जिसको आप लोग खरी भी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण निकलता है। जैसा कि आपने आतिशबाजी में देखा होगा कि जब कोई आतिशबाजी चलाता है तो हरा रंग निकलता है, तो किसकी वजह से होता है, बेरियम की वजह से होता है। और जब लाल रंग निकलता है, चटक लाल रंग, तो अब वो होता है स्ट्रोंसियम। किसके कारण, स्ट्रोंसियम के कारण ही उसमें रेड कलर निकलता है, हरा रंग निकलता है बेरियम की उपस्थिति के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 218 का है, पशुओं को खिलाने में खली का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219, निक्षालन जिसको लीचिंग कहते हैं प्रक्रम में शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है, तो इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। गाढ़े रंग को हटाना, घुलनशील यौगिक को घोलना, वाष्पीकरण या फिल्टरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बी नंबर, घुलनशील यौगिक को घोलना ही निक्षालन प्रक्रम में शामिल होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 220, मैग्नीशिया मुख्य उपयोग है, अर्थात जो मैग्नीशिया होता है उसका स्पेशली किसमें उपयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हो, जैसे मृदु, प्रेचक, प्रतिरोधी या प्रतिजैविक या पीड़ाहारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, माइल्ड लेक्सा एक्टिव। क्या कहेंगे, लेक्स एक्टिव इसको भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका फार्मूला MgOH होता है का उपयोग एसिडिटी दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, मृदु व्रेचक का। तो 220 का करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 221, विकृतीकृत जिसको डी नेचर्ड कहते हैं अल्कोहल क्या है। तो
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। डायरेक्ट देखिए, ये पीने के लिए अनुपयुक्त होता है क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। क्या होता है, ये हेल्थ के लिए डेंजरस होता है और इसमें क्या पॉइजन टाइप के प्रोडक्ट पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 222 अर्थात 222। एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित क्या मिलाया जाता है? तो पोटेशियम साइनाइड मिलाया जाता है, या क्लोरोफार्म, या मेथिल अल्कोहल, या पोटेशियम। तो आप कह सकते हैं कि इसको पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को मिलाया जाता है एथिल अल्कोहल में ताकि यह पीने के उपयोग अनुपयुक्त हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। फिर से इस क्वेश्चन को देखें, एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता? तो इसमें मिलाया जाता मेथिल अल्कोहल। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223। रंग बंधक जिसको कि मॉर्डेंट कहते हैं वह पदार्थ है, अर्थात क्या पदार्थ है? तो आप चार ऑप्शन आपके सामने और आप देखें और मुझे बताएं। सभी लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो बताइए क्या है। तो मैं बता देता हूं, जो रंग बंधक होता है वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम में आता। आपने विभिन्न प्रकार के कपड़े देखे होंगे, वो मॉर्डेंट की वजह से ही होते हैं, अर्थात कपड़ों का रंग जो पक्का करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे ए नंबर है। क्या ए नंबर? और रंग बंधक के उदाहरण देखना चाहो तो टैनिक एसिड, एलम सोडियम क्लोराइड, क्रोनियम, तांबा, लोहा तथा आयोडीन भी, आयोडीन के लवण, ये सब किसके एग्जाम्पल? रंग बंधक के, इनसे कलर किया जाता है। 223 का आंसर ए नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 224। डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है, क्या इकाई होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डीएनए का फुल फॉर्म समझें। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बात करें डीएनए, डीएनए की कौन सी इकाई होती है? डीऑक्सी राइबोस होती है। डीएनए की इकाई क्या है? डीऑक्सी राइबोस होती है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आप देखना चाहें तो डी नंबर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 225। मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है, किसके रूप में इसका किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। स्वापक जिसको नैरोकोटिक्स कहते हैं, नारकोटिक्स भी इसको कहते हैं, प्रतिजैविक, प्रतिरोधक या मलेरिया रोधी भी इसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉर्फिन दवा का जो वर्गीकरण है स्वापक जिसको नारकोटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। मॉर्फिन, मॉर्फिन एक नशीला पदार्थ होता है। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई हो। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपको करना क्या है, इस सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों, और लाइक करना है इस सीरीज को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।